नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय जागरण प्रेरित साप्ताहिक ब्रह्मनाथ चैनल में आप सभी राष्ट्र प्रेमी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, साल में सबसे पहले हम आपको नए साल की बधाई देते हैं। पिछले साल की कुछ चर्चा करेंगे और आने वाले साल में क्या क्या हो सकता है या हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी छोटे से विचार संक्षिप्त में आपके पास रखेंगे। दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने ब्रह्मनाथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें, राष्ट्र की सेवा में हमारा सहयोग करें और आप अपने दोस्तों और परिजनों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं ताकि राष्ट्रीय जागरण अभियान का हमारा संकल्प जो है वो हम सब साथ मिलकर सिद्ध कर सकें। दोस्तों, इस राष्ट्र की ये ज़रूरियात है कि हम जो लोग जो जानने समझने वाले हैं, जो अपने देश को चाहते हैं, वो एक साथ हो जाएं और एक ही सोच में हम एक संकल्प शक्ति के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। बस वही हमारा प्रयास है और वही हमारी आपसे अर्ज है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे 2022 के साल में हमने क्या खोया, क्या पाया। सबसे बड़ी बात तो ये रही 2022 साल की उपलब्धि में कि G20 देशों की अगुवाई, नेतागिरी हमें मिली। ये भारत का सम्मान है, भारत की प्रजा का सम्मान है और भारत की संस्कृति का सम्मान है। हर बड़े देश ने भारत की संस्कृति को सलाम किया, उसको रिकॉग्नाइज किया और उसमें रहली जो खूबियां हैं उसको उस पर चलने के लिए उन्होंने भी अपनी कोशिशें की। अमेरिका के साथ भी हमारी डिफेंस की स्ट्रेटेजिक तय हुई। जयशंकर नीति के कारण हमारी विदेश नीति हर एक क्षेत्र में सफल रही। घर पर किसानों के मोर्चे हो, चाहे गरीबों के लिए खाद्यान्न हो, चाहे या बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों की तलाश हो, सरकार इस पर काफ़ी सक्रिय रही और सरकार के पास जो साधन शक्ति है उसे लगाने में, उसको क्रियान्वित करने में सरकार ने थोड़ी सी भी कोताही नहीं की है, इसके हम सब साक्षी हैं। दोस्तों, एक अच्छे समाचार और भी है। जैसे G20 की अगुवाई हमें मिली, वैसे ही हाल ही में ट्रिब्यून में एक खबर छपी है कि 2036 में भारत को ओलंपिक खेल उत्सव का मेज़बानी करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने भी इस बात का, इस समाचार का समर्थन किया है और ओलंपिक समिति ने ये बात मानी है कि 2036 में भारत की ओर से हमें ये ऑफ़र मिली है और हम उस पर सक्रियता से विचार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि हम ओलंपिक क्षेत्र में भी अपने देश को इस तरह से तैयार कर रहे हैं, चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो खेलों के मैनेजमेंट में हो। भारत की महाशक्ति की तरफ एक जो आहिस्ता से वो जो उसकी जो चलने की क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। भारत ने वैज्ञानिक क्षेत्र में भी काफ़ी उपलब्धियां की।
अभी हमने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी प्रयोग किया, वो दूर तक मार करने वाली है और दुश्मन शक्तियों उससे चौंक गई है। वैसे ही हमारी संरक्षण नीति में भी काफ़ी जो हैं बदलाव आए हैं, और वो ऐसे बदलाव आए हैं जिससे हमारा स्वावलंबन किसी और पर न रहे बल्कि अपने खुद पर रहे। आत्मनिर्भरता की ओर देश को ले जाने की बात, चाहे वो संरक्षण नीति में हो, चाहे वो विदेश नीति में हो, चाहे वो शिक्षा नीति में हो, या चाहे वो आर्थिक नीति में हो, तेज़ी से लागू हो रही है। तो दोस्तों, ये किसी देश के अंदर जो है चेतना है, इसका एक भरोसा देता है। और ये राष्ट्रवादी सरकार ने ऐसे कदम हर क्षेत्र में उठाए हैं जहां भारत अपनी एक तेजस्विनी शक्ति के साथ विश्व के मानदंड पर उभरे और भारत का हर जगह सम्मान हो। इसी बीच हमारे देश में विपक्ष भी सत्ता की एक लड़ाई लड़ रहा है। तरह तरह की यात्राओं का आयोजन हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा भारत समझो यात्रा नहीं है, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा, ये समझना है। ये भी अपने एक पड़ाव पर आकर दिल्ली में कुछ दिनों के लिए विश्राम ले रही है, और विश्राम के दौरान काफ़ी राजनीतिक तैयारियां हो रही है और काफ़ी वाद विवाद वाले बयान भी सामने आ रहे हैं। राहुल जी की एक इच्छा हमेशा रही लाल किले से संबोधन की। वो थोड़े से अंशों में सरकार ने सहयोग दिया तो वो पूरी हुई है कि कम से कम उन्होंने एक लाल किले पर से देश की जनता को नहीं तो कांग्रेस के वर्करों को संबोधन किया है। यही बताता है कि हम लोकतांत्रिक परंपरा में सुदृढ़ता से प्रतिबद्ध है और हर एक को लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों करने की छूट मिल रही है। तो ये कहने वाले जो ये कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो गया है, हमारी संस्थाएं खत्म हो गई है, हमारा न्यायतंत्र जो है वो ख़त्म हो गया है, तो ये ख़त्म करने की दास्तान वाले लोग ये देखें और समझें तो उसको पता चलेगा कि ये देश की चेतना में लोकतांत्रिक संस्कार भरे पड़े हैं और हमारे देश में चुनी हुई जनता की सरकार है और वो बिल्कुल संविधान के अनुसार जितनी अपनी फ़र्ज है वो निभा रही है। दोस्तों, जैसा कि हमने यात्राओं के बारे में कहा, 2022 में कई यात्राओं के संकल्प लिए गए हैं। एक प्रशांत किशोर जी है जो बिहार को जगाने के लिए एक यात्रा कर रहे हैं। उसके विचार भी काफ़ी समतोल हैं और वो बिहार की गरीब जनता को उसका गरिमामय इतिहास के बारे में बताते हैं और आगामी भविष्य के लिए, राजनीति के लिए बिहार के गांव-गांव घूमकर वो एक ज़मीन तैयार कर रहे हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव भी यूपी में एक यात्रा निकालने की घोषणा कर चुके हैं। वो अगड़ों और पिछड़ों के बारे में है और उनकी ऐसी सोच है कि अल्पसंख्यक लोगों को और पिछड़ों को ये सरकार और पीछे ले जाने और अलग करने के लिए काम कर रही है। ये उनका तथाकथित आक्षेप है, लेकिन जो राजनीतिक टिप्पणीकार है और जो राजनीतिक समीक्षक है वो ये सारी यात्राओं में एक राजनीति जमीन की तलाश कर रहे लोगों को देख रहे हैं। ये लोग जिनके पास से सत्ता चली गई है वो लोकतंत्र में फिर से सत्ता लेने के लिए कोशिश करे, उसमें किसी को कोई चिंता नहीं हो सकती। हर एक आदमी को सत्ता लेने का, सत्ता में आने का और जनता के पास जाने का पूर्ण अधिकार है।
लेकिन राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांतों को अगर जो वो लालच में दूर रख देते हैं और सत्ता की तरफ खींचते जाते हैं तो वो राष्ट्र को नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए राष्ट्रीय जागरण अभियान अपनी ब्रह्मनाथ चैनल से इस राष्ट्र के लोगों को एक आह्वान कर रहा है कि जागो भारत जागो। अगर जनता जागेगी तो मुद्दे भी सही अर्थों में जो जनता के लाभ में होंगे ऐसे तलाशने पड़ेंगे सबको, और जनता खबरदार होगी तो उसको आपस में बांटा नहीं जा सकता। न अगड़ों का नाम लेकर, न पिछड़ों का नाम लेकर, न अल्पसंख्यकों का नाम लेकर, न भाषा पर अलग किए जा सकते हैं, न धर्म पर अलग किए जा सकते हैं। ऐसे विचार अगर जनता जागरूक है तो सब लोगों को बाध्य कर देंगे। दोस्तों, हम देखें, राहुल जी को किसी ने यात्रा के दौरान ऐसा कह दिया कि राहुल जी तो भगवान श्री राम है। अब देखिए, जो लोग इस संस्कृति को जानते नहीं है, जो भगवान श्री राम को एक काल्पनिक पात्र कहते थे, अब उनको राहुल जी के अंदर भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं। ये अच्छी बात है कि उनके होठों पर भगवान श्री राम का नाम भी आया, लेकिन राहुल जी श्री राम नहीं है, राहुल जी श्री राम नहीं हो सकते हैं। और ऐसे किसी व्यक्ति को श्री राम का दर्जा देना ये बहुत मूर्खता भरी बात है। भारत की संस्कृति इसे सहन नहीं कर सकती और भारत के लोग भी इसे अपना नहीं सकते। वैसे ही एक प्रचार का डमरू बजाया जाता है। कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर जी ने यह कहा कि देश टूट रहा है। अब मणिशंकर अय्यर जी ये कह रहे हैं कि देश टूट रहा है, तो लाल किले पर से अपने भाषण में राहुल जी ये कह रहे हैं कि मैंने ये यात्रा में कहीं नफ़रत नहीं देखी। अगर आपने नफ़रत नहीं देखी तो फिर नफ़रत से लड़ना और प्रेम का संदेश देना, ये कैसी आप बेहुदी बात कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं है या कोई लक्ष्य नहीं है। इसका सादा अर्थ ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के पास कोई बौद्धिक उद्देश्य नहीं है, कोई सामाजिक लक्ष्य नहीं है, राष्ट्र के लिए कोई सही दिशा में जाने वाली नीति नहीं है जिसका वो प्रसार कर सके। तो यात्रा आगे चल रही है, लोगों को भी दिखाया जाता है कि उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, स्टार अट्रैक्शन भी होता है, कई तरह के लोग आते हैं, लेकिन रास्ता भटक चुकी है ये भारत जोड़ो यात्रा। दोस्तों, सारी बातों में एक बात और भी है कि राष्ट्र की सोच में ये लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ के प्रादेशिक मुद्दों को, वहाँ वहाँ की जातियों को कैसे अन्याय हो रहा है, क्या इस देश में खराब हो रहा है, ये सारी बातों का प्रचार प्रसार किया जाता है। यही तो तुष्टीकरण है। कभी अल्पसंख्यकों के नाम पर, कभी पिछड़ों के नाम पर, कभी जाटों के नाम पर। कितने जो पार्टियां ऐसी है जो किसी किसी जाति की खास विशेष पार्टी बन गई है। इन सब लोगों को साथ में लेकर विपक्ष एक ऐसा मोर्चा बनाना चाहती है जिससे वो कम से कम श्री मोदी जी की सरकार को सत्ता से दूर फेंक सके और वो खुद सत्ता में आ जाए। कभी कहते हैं कि भारत की आर्थिक नीति सही नहीं है। अभी अभी राहुल जी ने कहा कि भारत की शैक्षणिक नीति भी जो हैं वो भी सही नहीं है और विदेश नीति तो भटक चुकी है, ऐसी बात उन्होंने कही। लेकिन उसके लिए कोई ठोस सबूत उन्होंने नहीं दिए। जैसे पहले वो सूत्र फेंक देते थे, जैसे उन्होंने राफेल के बारे में कहा था, जनता ने वो नकारा। जैसे उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, जनता ने उन्हें नकारा। वैसे ही 2024 के लिए
शतरंज के ये प्याले जो हैं अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन वो वज़ीर को हराने में समर्थ होंगे कि नहीं, इसके बारे में सभी को शंका है। 2024 की ओर हम अग्रणी होते हैं, उससे पहले पहला एक पड़ा हुआ है 2023 का। हम उसमें आप सभी का स्वागत करते हैं और हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें किस ओर जा रही है। दोस्तों, ये देश जो है वो सबसे बड़ा है। भौगोलिक सीमाएं देश का देह होती है, वो देश का शरीर है, और हमारे जवान और हमारी जनता इस देश के प्राण है। दोनों मिलकर इस देश की रक्षा करेंगे। हमारे शरीर की, यानी कि हमारी भौगोलिक परिस्थिति की भी रक्षा हमें करनी है। दुश्मन पूर्व और पश्चिम में आंखें लगाए बैठे हुए हैं, वो अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन हमने दिखाया कि तवांग में भी हमारा विजय हुआ और कश्मीर में भी हमारा विजय ही हुआ। कश्मीर में जो नकारात्मक लोग हैं और जो आतंकवादी है और जो अलगाववादी है, वो 2022 की साल में हमने देखा कि बहुत पीछे रह गए हैं। और अब कश्मीर की जनता को, खास करके कश्मीर की अल्पसंख्यक जनता को ये महसूस हो रहा है कि सच्चा विकास जो है वो अलगाववाद से नहीं आएगा, वो आतंकवाद से नहीं आएगा, वो किसी हिंदू को मारकर नहीं आएगा, किसी पंडित की हत्या करके नहीं आएगा। बस ऐसी ही सोच हमारे भारत के अल्पसंख्यकों में आ जाए और पीएफआई, ओवैसी वगैरह ऐसे, कांग्रेस ऐसे जो नेताएं हैं, अखिलेश यादव, ये सारे जो लोग जो चाल चल रहे हैं, उनसे कम से कम अल्पसंख्यक वर्ग भी जागरूक हो जाए तो उसमें उसका हित है। मुसलमानों का तो हित है, इस्लाम का भी उसमें हित है, और इस्लामी जगत का भी उसमें हित है, और दुनिया का भी उसमें हित है। दोस्तों, पीएफआई जैसी शक्तियां इस देश को इस्लामिक देश बनाने के लिए संकल्पबद्ध है, तब हमें मुसलमानों से नफ़रत नहीं है, लेकिन उस सोच के बारे में हम चिंतित है, जो सोच जो है वो इस देश के भले के लिए नहीं सोचती, बल्कि अपनी कौम के लिए, कौम के भले के लिए सोचती है, या अपनी जाति के भले के लिए सोचती है, या गुर्जर के लिए सोचती है, या दलित के लिए सोचती है, या ब्राह्मण के लिए सोचती है। ये सोच जो है ये देश को नुकसानदेह है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो नारा जो दिया है वो हमारे सनातन मूल्यों में से आई हुई चीज़ है, और उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, और नए साल में हमें प्रतिबद्धता से उस और आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सरकार के पिछले गु बनकर हम सरकार की बातें ही आपके पास कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत देश सर्वप्रथम है, और अगर कोई सरकार संविधानात्मक तत्व आधार पर चुनी जाती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो उसको हिटलर कहना, उसको राक्षस कहना, उसको रावण कहना, ये भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति है लोकतंत्र के में जो आदेश मिला है, जनादेश मिला है, उसका आदर करना और उसको साथ देना। इसी में राष्ट्र की भलाई है। पार्टियां आती रही हैं, पार्टियां आती रहेंगी, पार्टियां बदलती रहेंगी, नेता आते रहेंगे, नेता जाते रहेंगे, लेकिन राष्ट्र जो है हजारों लाखों साल से भारत जो चल रहा है वो गामजन है अपनी लक्ष्य के तरफ। तो भारत जो है वो हमेशा जिंदा रहा है और रहेगा। हमें भारत की चिंता करनी चाहिए और भारत की आत्मा की चिंता करनी चाहिए। भारत की आत्मा उसकी संस्कृति है, उसका सनातन मूल्य है, और उनके अंदर जो बुनियादी मानव मूल्यों का बोध है वो है। तो सारी दुनिया में हम एक साथ मिलकर, अगर भारत मजबूत बनेगा, सारी दुनिया सुख शांति से मजबूत बनेगी। हमें उसी तरफ चलना है, और आज सारी दुनिया को भारत की ओर एक नज़र कर रही है, भारत की ओर आशा की मीट कर रही है। यूक्रेन हो चाहे रशिया हो, सब
देखिए, चाइना अपने खुद के पापों को ढो रहा है। कोरोना के कारण वो छिन्न भिन्न है, उसकी आर्थिक व्यवस्था भी छिन्न भिन्न है। पाकिस्तान भारत का विरोध करते करते खुद अपनी समस्याओं में इतना डूब गया है कि अब उसका अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। वही तालिबान जिनका वो प्रयोग करते थे भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए, अब वही तालिबान पाकिस्तान के दुश्मन बने हैं। बलूचिस्तान के लोगों को उन्होंने कुचलने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन वही बलूचिस्तान के आज़ादी के प्रेमी, उसके मूलतः बासी बलूची लोग, वो अब तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, सारी दुनिया का आज सिनारियो अगर हम देखें तो ऐसी स्थितियों से भरा है जहां भारत ही एक उम्मीद की किरण है। और कभी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि सूरज निकलेगा तो पूर्व से निकलेगा। पूर्व में भारत एक ऐसी ज्योत जगा कर बैठा है जिसके नाम का अर्थ ही प्रकाशमय है। भारत, भा यानी प्रकाश, ज्योत, तो उससे ज्योतिर्मय जो एक देश है वो भारत है। इसके हम वासी है, हम और आप। ऐसा गौरव करके, ऐसी निष्ठा के साथ अगर हम नए साल में नए संकल्प लेंगे तो दोस्तों एक नया देश बना सकेंगे, एक नई संस्कृति बना सकेंगे, एक नया समाज बना सकेंगे। ब्रह्मनाथ सामाजिक और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के लिए एक नई संस्कृति की अपील करता है। वही राष्ट्रीय संस्कृति है, वही सांस्कृतिक एक आंदोलन है और वही एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। तो आइए हम और साथ मिलकर नए भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ें। राष्ट्रीय जागरण अभियान के साथ आप भी चलें, हम भी इसको और मजबूत बनाकर चलते रहें। इस देश के लिए हम भी एक यात्रा शुरू करें और आने वाले वर्षों में हम इस यात्रा को भारत की महान यात्रा में बदलें, ऐसी हमारी कोशिश है, हमारा संकल्प है। तो दोस्तों, आज तो इतना ही, लेकिन जाने से पहले वंदे मातरम में हम आज बात करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता, जो हम सब की माँ है, उसकी दुखद विदाई इस साल के पिछले दिनों में हो गई। दोस्तों, ऐसी माँ भारत ही दे सकता है। ऐसी माँ जिन्होंने अपने बेटे को कर्तव्य पथ बताया, कर्मठता बताई, राष्ट्रभक्ति के लिए बलिदान का रास्ता दिखाया और उसका साथ दिया, उसका आशीर्वाद दिया। कितने दुखों के साथ उसने अपने बेटे को पाला, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति के लक्ष्य को कभी जिन्होंने छोड़ा नहीं, ऐसी मदर इंडिया को हमारा शत शत नमस्कार है। और हम वंदे मातरम में आज उसी की कुछ झलकी आपको दिखा दे रहे हैं। आप माता के इस प्रणाम के साथ आप हमें इजाज़त दें, हम आपसे आज्ञा ले रहे हैं। आप देखिए वंदे मातरम, और हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह में कुछ नए विचार के साथ, कुछ नई सोच के साथ और कुछ नए बोध के साथ। तब तक आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है। हीराबेन 100 साल की थी। हाल ही में तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बीमार मां से मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन आज हीराबेन का अचानक निधन हो गया। हीराबेन के निधन के बाद पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने मां हीराबेन को कंधा दिया। पूरा देश इन तस्वीरों को देख भावुक हो गया। लेकिन इस दुख की घड़ी में भी पीएम मोदी ने सबको हैरान कर दिया।
पीएम मोदी ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि भले ही उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया हो, लेकिन वो अपने काम से समझौता नहीं करेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने पार्टी के बड़े नेताओं से भी अपने तय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए कहा है, ताकि हीराबेन की अंतिम यात्रा में शामिल होने की वजह से उनके काम बाधित न हो। आपको बता दें कि पीएम मोदी को आज कोलकाता जाना था, जहां उन्हें कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था। पीएम मोदी को कोलकाता में एक मेट्रो परियोजना का उद्घाटन करना था। इसी के साथ नमामि गंगे परियोजना से जुड़ी एक मीटिंग में भी उन्हें हिस्सा लेना था। लेकिन आज अचानक पीएम मोदी की मां का निधन हो गया। पीएम मोदी आज अपनी मां की अंतिम यात्रा में शामिल रहेंगे, लेकिन इन कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट करके अपनी मां के निधन के बारे में जानकारी दी, लेकिन उसके बाद पीएमओ की तरफ से एक और ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी कोलकाता में हो रहे कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेटे का फर्ज भी निभाएंगे और प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारियों को भी पूरा करेंगे।